नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज हमारे वीडियो पाठ का विषय है वर्ण विचार। इसमें हम वर्ण विचार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जब भी हम कुछ बोलते हैं तब हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं और इन ध्वनियों का कुछ अर्थ भी होता है। जैसे तुम इधर आओ, तुम, त हलंत धन उ धन म हलंत, इधर, ई धन ध हलंत धन अ धन र हलंत धन अ, आओ, आ धन ओ। इन शब्दों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। व्याकरण में ऐसी ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा में प्रयुक्त ध्वनि जिनके और खंड नहीं किए जा सकते, उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब हम जानते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है, जिसमें उस भाषा के वर्णों को निश्चित क्रम में रखा जाता है। आइए हिंदी की वर्णमाला के विषय में जानते हैं। किसी भाषा के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा की वर्णमाला इस तरह है। स्वर अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ। व्यंजन क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श ष स ह। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अभी हम स्वर पर चर्चा करेंगे। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हमने यहाँ स्वर की परिभाषा जानी। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब हम इन भेदों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, इ, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। हमने यहाँ देखा कि स्वर वर्ण के 3 भेद अपने उच्चारण के आधार पर बांटे गए हैं, जिन्हें क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ और प्रलुप्त नाम दिया गया है। अब हम वर्ण के दूसरे प्रकार व्यंजन पर चर्चा करेंगे। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर की तरह व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम जानेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन में जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। यहाँ हमने देखा कि स्पर्श व्यंजन में जीभ मुंह के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है और इनकी संख्या कुल 25 होती है, जिनके बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है। अब बारी है व्यंजन के दूसरे भेद की, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन स्वर तथा व्यंजन के बीच में स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं, य, र, ल, व। स्पर्श व्यंजन की तरह अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह से नहीं छूती है। इनकी संख्या 4 है और उदाहरण आपको बताए जा चुके हैं। अब बारी है व्यंजन के आखिरी भेद की। आइए उसके बारे में जानते हैं। ऊष्म व्यंजन ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में श्वास की तेजी से बाहर निकलने के कारण मुख में ऊष्म या गर्मी होती है,
इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, ख, स, ह। ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में मुंह में ऊष्मा या गर्मी भरी रहती है, इसलिए इनका नाम ऊष्म व्यंजन पड़ा। ये संख्या में 4 होते हैं। स्वर और व्यंजन के अलावा भी हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन भी शामिल हैं, जिनके लिए इनके बारे में चर्चा करना आवश्यक है। संयुक्त व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन जब किसी स्वर सहित व्यंजन से मिलाकर लिखे जाते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क्ष, त्र, या, श्र। यहाँ स्वर रहित अर्थात स्वर के बिना व्यंजन जब स्वर के साथ के व्यंजन से मिलता है तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। ये 4 होते हैं। हमारा अगला विषय है द्वित्व व्यंजन। आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। द्वित्व व्यंजन, जब एक ही व्यंजन 2 बार, पहली बार बिना स्वर के और दूसरी बार स्वर के साथ आता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहा जाता है, जैसे पत्ता, बच्चा, रस्सी आदि। संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में एक बात समान है, इन दोनों में ही स्वर रहित और स्वर सहित व्यंजन मिलते हैं, पर द्वित्व व्यंजन में ये दोनों वर्ण एक होते हैं और संयुक्त व्यंजन में अलग अलग। अब हम चर्चा करेंगे अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग पर। पहले हम अनुनासिक की बात करते हैं। अनुनासिक, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इन्हें लिखते समय चंद्र बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे हंस, ऊंट, चांद आदि। यहाँ हमने देखा कि अनुनासिक को चंद्र बिंदु के द्वारा दर्शाया जाता है और इनको बोलते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। आप दिए शब्दों का उच्चारण करते समय अपना हाथ मुंह और नाक के सामने रखें तो अनुभव मजेदार होगा। अब अनुस्वार की बात करेंगे। अनुस्वार, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा केवल नाक से ही निकलती है उन्हें अनुस्वार द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे पंख, झंडा, बंदर आदि। अनुनासिक में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, पर अनुस्वार में केवल नाक से। इसे उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। अब बारी है विसर्ग की। विसर्ग, इसका उच्चारण हल्के से अह की भांति होता है। लेखन में इसे 2 बिंदुओं से दर्शाते हैं, जैसे अतः, पुनः, नमः आदि। विसर्ग को लिखते समय उसे 2 बिंदु एक के नीचे एक लगाकर दर्शाया जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने वर्ण, वर्णमाला, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग का गहन अध्ययन किया। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ।